हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत, और इसी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे पहले चैप्टर की ही, और इसी में हम इन सारी चीज़ों को देखकर पढ़ चुके हैं, देखकर जान चुके हैं। तो कल हमने राजपूतों के विषय में पढ़ लिया था, और इतिहासकार के जो स्रोत हैं वो किस प्रकार के हैं उनको भी हम लोग देख चुके हैं। कई बार किस तरह की मूल चीजें हैं, ठीक, इन सब चीजों को हम लोग देख चुके हैं, बात किया। ठीक है, क्षेत्रीय चीजों के अंतर्गत देखा कि क्षेत्रीय चीजें कैसे कैसे पनपे, क्या चीजें हुई, किस तरीके से पलायन हुआ, और फिर अंत में हम यहाँ से आपका प्रारंभ कर चुके थे। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था, समझा चुका था। चलो कोई नहीं, यहाँ से एक बार दोबारा शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताइए, जितना हमने पढ़ा है कितने बच्चों ने घर जाकर चैप्टर को पढ़ा और रिवीजन किया है? बताइए कितने बच्चों ने किया है? हाथ खड़ा करें बेटा। कौन कौन बच्चे हैं स्कूल से? देखिए एक बार, कितने बच्चों ने घर जाकर रिवीजन किया है? चलिए देख लिया। एक बार वापस पुनः शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, दोबारा थोड़ा पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा, क्या दिक्कत है। देखिए सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। कब? 700 की बात कर रहे हैं। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, विशेष स्पष्टता हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े थे। इन राज्यों के बीच में काफी टकराहट चलती रहती थी, और कभी कभार चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्र में फैले विशाल साम्राज्य भी खड़े कर रहे थे, लेकिन साम्राज्य के समान रूप से स्थिर और आपका सफलता नहीं पा पाए थे। ठीक, अब समय है 17वीं शताब्दी का, सॉरी 18वीं शताब्दी का, यानी कि सन आपके 1700। और आप जानते हैं मुगल वंश का पतन ढलान पर है, यानी कि मैंने कल बताया, शुरुआत की थी, आपसे बताया था कि 1707 में क्या हो चुका है, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। और औरंगजेब के बाद जितने भी आपके सुल्तान आए वो उतने सशक्त नहीं थे जितना कि औरंगजेब या उससे पहले जो आपके वंशज उनके रहे। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, और कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो आपको मिलेगा उनके विषय में। लेकिन वर्षों में जो सर्वाधिक क्षेत्रीय साम्राज्य शासन चल रहा था, उस क्षेत्र की प्रकृति बदल गई। अब कह रहे हैं जिन क्षेत्रों में जो आपका शासन चल रहा था उनकी प्रकृति बदल गई, और उन पर कई छोटे बड़े राजाओं का शासन चल रहा था, और उन्हें राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप में अधिकतर भाग में फैल गए। इन क्षेत्रों को विरासत मिली, और इसी तथ्य को पता करके हम कई परंपराओं का पता भी लगा सकते हैं। यानी इसी तथ्य के अनुसार हम बहुत सारी परंपरा हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं। इन क्षेत्रों में उभारी गई थी। इन परंपराओं में से कुछ एक दूसरे से काफी भिन्न और कुछ समान थी। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिली है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग रह गई, पनपने लगी थी। कैसे हो गई थी? अलग अलग संस्कृति पनप रही थी। हालांकि इन चरित्रों में अपनी विशिष्टता बनी रही, ठीक, मगर समन्वय के सर्व क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव पर उनका प्रभाव पड़ा। यानी कि चीजें बदल रही हैं, सब प्रभाव हो रहा है, ठीक, और वहां पर आपको बदली हुई चीजें आपको नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि ये दौर अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और आपको पता है उच्च संस्कृतीय भाषा के संदर्भ में 700 से 1000 के बीच में क्या विशिष्ट चीजें हुई, ये उसको प्रदर्शित करता है। क्लियर है? देखिए, चलिए हो गया, आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं पुराने और आपका नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं,
इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर हो गई, मगर आमतौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक था कि वैदिक तत्व के में सामूहिक अवस्था यानी कि धर्म, स्थानीय समुदाय, सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदला, वैसे इनकी अवस्था में परिवर्तन आता रहा। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इन परिवर्तनों से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती उनकी सत्ता। ये सारी चीजें क्या थी, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण रही। सांस्कृतिक ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों के समर्थन में होने के कारण समाज में इनका दबाव और भी बढ़ गया। अब क्या हो रहा है, नई नई चीजें आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, वो सामाजिक वर्चस्व बढ़ाने के प्रयास में अपने लगे हुए हैं और नई देवी देवताओं की पूजा होने लगी है, नए मंदिर आ रहे हैं पुरोहितों के रूप में। ये सारी चीजें इसमें बदल रही हैं और स्वरूप बेसिकली चेंज हो रहा है। कह रहे हैं कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। कैसे आया परिवर्तन? भक्ति की अवधारणा के रूप में। इसे ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इस देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों का विदस कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी कि एक ऐसी प्रेरणा आई कि भैया अगर आपको भगवान चाहिए तो आपको कर्मकांड कराने पड़ते थे, लेकिन एक ऐसी लाइन बनी, आप कह सकते हैं ऐसा मार्ग बना, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पुजारियों के विदस कर्मकांडों के बिना ही भक्त स्वयं वहां तक पहुंच सकता है, यानी कि भगत सीधा भगवान तक पहुंच सकता है। और इसके विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिल जाएगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में धीरे धीरे नए धर्मों का आगमन हुआ और कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। 7वीं शताब्दी यानी कि 600 के आसपास, अगर 7वीं शताब्दी है तो ठीक। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी कि एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। प्रेम, करुणा, उदारता में आस्था रखने के हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। यानी कि सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्या करता है, प्रेम की भावना करता है, करुणा, उदारता, आस्था, विश्वास रखता है और हर वर्ग के व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, वो सबको गले लगाने की बात करता है। ऐसा इसमें कहा गया। ठीक, क्लियर है? देखिए, चलिए गया। अब देखिए, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रों के न्याय शास्त्र अथवा जो उनके होते हैं उलेमाओं को संरक्षण देने पड़े। यानी कि जो मुसलमानों के धार्मिक शास्त्रधार है, जो मुस्लिम शास्त्रों को जानते हैं, जो न्याय शास्त्रों को जानते हैं मुस्लिम को, उनको कहा गया उलेमा। और बहुत सारे जो उलेमा थे उनको संरक्षण देते हुए हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म के अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया जो पैगंबर हजरत साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विध्वंसता का नेता मानते थे। कुछ लोग क्या कहते थे, जो अली है उनका जो दामाद था उसको आपका क्या कहते थे कि ये इनके नेता है।
और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। किसको मानते थे? जो आपके खलीफा हैं उनके प्रभुत्व को। दो धाराएं हो गई, एक वो हो गई जो आपका हजरत पैगंबर के जो दामाद थे अली, जो उनको मानते थे वो सिया हुए, और जो लोग आपके खलीफाओं को मानते थे वो आपका सुन्नी के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाए, और आगे ये परंपराएं आपकी चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनीफ और सफी ऐसे सिद्धांत है जो विभिन्न परंपराओं के कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। ऐसे ही धार्मिक सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नता आपका देखने को मिलती है। तो अलग अलग विचार और विभिन्नता किस कारण आई, आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करिए। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। जिस तरह से हम समय को घड़ी और कैलेंडर में देखता है, जो इतिहासकार है वो उसको आपका वैसा नहीं देखता। केवल घंटों, दिनों और वर्षों में बीतने के रूप में ही नहीं देखा जा सकता। उनका नजरिया यह है कि आपका समय यानी कि सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन की कुछ झलकाता है, यानी कि जो परिवर्तन आ रहा है वो उसको झलकाता है कि विचारों और विश्वासों में स्थापित रहे। कितना परिवर्तन आया है, यह अतीत का विशेष रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों के गुणगान कालों में बांट दी जाते हैं और समय पर अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ठीक, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा है। कौन कौन से 3 युग हैं? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 युग में इनको बांट दिया है। इस विचार पर आधारित कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। कैसा है? एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में ही कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। इस दृष्टि से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है। ठीक, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। यानी कि अतीत में किस तरह का आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, उसी के आधार पर इन सब चीजों को आपका वो तय करते हैं। ठीक, पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेशन है, जैसे इतिहास का संरक्षक, प्रारंभिक दौर, कृषि कर्मी, शहरों में गांव निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य, साम्राज्य। इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस समय आपको कृषि समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक उदय और कभी कभी आपका ग्रामवासी और आपका वनवासियों की कीमत पर ध्यान प्रदान के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सारी जानकारी, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती। ठीक, और इनको हम देखते हैं। चलिए, भारत के इतिहास के हजारों साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दी में, 8वीं और 11वीं शताब्दी में काफी विभिन्नता थी। इसलिए सारे कालों को ऐतिहासिक रूप से देखने में समस्या खाली नहीं है। मध्यकाल में की तुलना में आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ उनकी भौतिक उन्नति तथा बौद्धिक प्रगति का जुड़ाव है। कैसा है? भौतिक उन्नति और क्या है? भौतिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ। चलिए, तो भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा है। कह रहे
यह आशा निकाला जाता है या आशय निकाला जाता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। कह रहे खाली यही नहीं था, ये चीजें हो रही हैं, ऐसा परिवर्तन नहीं था। हजारों वर्ष के दौरान उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आ रहे थे। कई क्षेत्र अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उन्हें यूरोप के व्यापारी कंपनियां आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। आप देखते हैं जब जहाँ की आर्थिक समृद्धि अच्छी होती है तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपने आप को खींचा हुआ महसूस करते हैं। ठीक। और आप पुस्तक में पढ़ेंगे कि समय पर आप परिवर्तन चिन्हों और यहाँ की सक्रिय आपका सही की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हुए चलते हैं। यहाँ की प्रोसेस प्रक्रिया क्या है? जब यह संभव हो जाए कि पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करेंगे। जहां भी संभव हो यह देखने की बदलाव है वह कहीं नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया की नजर डालते हैं और देख सकते हैं और कुछ बदल गया है, वैसा ही रहा। आप कह रहे हैं क्या ये जो बदलाव हो रहे हैं क्या वैसे ही हैं? क्या इनमें कुछ चेंजेस हैं? जो आपके चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं और इनकी संभावनाएं जो हैं किस प्रकार से बदली हैं और क्या इनकी कोशिशें हैं? ठीक। देख लिया। ठीक। अब थोड़ा सा इसमें अब पूरा चैप्टर जो है पूरा आपका समाप्त हो गया कि आखिरकार हजार वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हो रहे थे उनकी पड़ताल में कैसे 16वीं शताब्दी में मध्य के आधुनिक काल और मध्यकाल की तुलना तक में भौतिक उन्नति कैसी प्रगति जुड़ी हुई थी, इसमें आप इसको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इतिहासकार के विभाजन में कम इतिहासकार ही कैसे उनको स्वीकार किया है कि संस्कृति के आधार पर बहुत अलग कालखंडों के अनुसार उनको देखते हैं। क्लियर है? चलिए, देख लिया तो इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और इसके प्रश्न उत्तरों को जो है कल हम आपका नजर दौड़ाएंगे और उन्हीं के सेम प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। फिलहाल एक बार घर जाकर पढ़िए, कोई डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।